नमस्कार सभी को एक बार फिर से चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है आवारा मसीहा पर। आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है और इसको आप कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत बीए हिंदी ऑनर्स के दिल्ली विश्वविद्यालय के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक जीवनी है जिसके संदर्भ में आपको 3 बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो जीवनी है इसका कोई राइटर भी होगा और अगर जीवनी है तो किसी के जीवन पर आधारित होगी। यानी इसके राइटर जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं और ये किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, या फिर कह लीजिए शरत चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा जीवनी। अब इसके सारांश पर बात करते हैं, विस्तार से बात होगी। उसके बाद सारांश से आपको पता चल जाएगा कि इसकी पूरी स्टोरी लाइन आखिर है क्या, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो अपना आंसर है वो काफ़ी बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। और फिर बात होगी एक समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में इसमें क्या क्या तत्व संकलित हैं, या विष्णु प्रभाकर लेखक जी की, या कह लीजिए मतलब लेखक की दृष्टि से क्या क्या बातें कही गई हैं, उनका अपना क्या दृष्टिकोण किसी के जीवन पर या जीवन को लेकर आया है पाठक के समक्ष इस जीवनी के माध्यम से। तो इस पर बात आगे विस्तार से होने वाली। सबसे पहले बात इसके सारांश पर कर लेते हैं। तो सारांश या प्रतिपाद्य पर बात करें तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, जो कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक विष्णु प्रभाकर ने लगभग 14 वर्षों की कठोर साधना, एक तरीके से होता है जब आप किसी की जीवनी लिखते हैं, क्योंकि आत्मकथा जब आप लिखते हैं तो वो तो स्वयं की कहानी है, स्वयं के जीवन की घटनाओं पर, जीवन के अनुभवों पर आधारित कथा है। लेकिन जब आप जीवनी लिखते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को, उसके जीवन के अनुभवों को, जीवन की समस्याओं को, कठिनाइयों को, संघर्षों को पाठक के समक्ष लाकर रखते हैं। तो जाहिर सी बात है आप उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसके जीवन के बारे में जानेंगे, जांच परख करेंगे, शोध आदि करेंगे। तो यही जो है 14 साल का शोध कार्य या कठोर साधना के पश्चात विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा जीवनी लिख पाई थी। यह जीवनी केवल एक लेखक के जीवन की घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि उसमें उस युग की, किस युग की? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो युग था, उनका जो समय काल रहा है, उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश का भी गहन चित्रण किया गया है। विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र के जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें स्वयं शरत चंद्र ने या तो छिपा रखा था या जिनके बारे में समाज में भ्रमपूर्ण धारणाएं प्रचलित थी। यानी जो पूर्वाग्रह बने हुए थे शरत चंद्र जी के संदर्भ में, तो उनको स्वयं शरत चंद्र जी ने क्लैरिफाई करना नहीं ज़रूरी समझा। तो उसको क्लैरिफाई कौन करता है? तथ्यों के साथ में, प्रमाणों के साथ में इस जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी। आगे बढ़ते हैं। शरत चंद्र का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। विरोधाभास यानी कि कई जीवन में विसंगतियां हैं। अगर आप देखेंगे तो अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो विरोधों का एक सामंजस्य इनके जीवन में दिखाई देता है। एक ओर वे समाज की रूढ़ियों, पाखंडों और नैतिक आडंबरों के घोर विरोधी थे। कौन? शरत चंद्र जी। वहीं दूसरी ओर वे स्वयं सामाजिक व्यवहार में कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते थे। उन्होंने 2 विवाह किए। अब ये विरोधाभास आप समझ पा रहे होंगे कि एक तरफ वो सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वयं भी 2 विवाह किए हैं। फिर भी जीवन भर अविवाहित समझे जाते रहे। वे कभी शराब और अफीम के सेवन में डूबे रहते थे, तो कभी समाज सेवा और लेखन में तल्लीन दिखाई देते थे। तो ये विरोधाभास ही है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, या जो जीवनी में बातें बताई गई हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, कि एक तरफ तो वो नशे आदि का सेवन करते थे, वहीं दूसरी तरफ समाज सेवा में भी डूबे रहते थे। तो यहाँ पर विरोधाभास आपको समझ आ रहा होगा। इस प्रकार उनका जीवन एक ऐसा जटिल ताना बाना था जिसे समझना आसान नहीं था, पर विष्णु प्रभाकर ने उसे यथासंभव स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ में, यानी कहीं पे वायसनेस नहीं है कि वो उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया हो तो उनकी तारीफ ही तारीफ उड़ेल दी हो, ऐसा नहीं है। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि है। अब सच्ची आलोचनात्मक या समीक्षात्मक दृष्टि क्या होती है?
जहां आप किसी व्यक्ति के या उसकी रचना के संदर्भ में दोनों तथ्यों को, अच्छे और बुरे, उन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, उनके बीच से होकर गुजर रहे हैं आप, ना कि आप अच्छाई की ही बात कर रहे हैं या फिर उस व्यक्ति के प्रति आपने बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लिया है। तो एक अच्छा समीक्षक या सच्चा आलोचक वही होता है जो इन दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। आगे बढ़ें तो शरत चंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के उस वर्ग को स्वर दिया जो सदियों से शोषित और उपेक्षित रहा है। उन्होंने स्त्रियों को विशेष स्थान दिया। किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वे विधवा हों, परित्यक्ता यानी कि जिसको त्याग दिया गया उसके पति द्वारा, या तिरस्कृत, उनके पात्रों को उन्होंने करुणा और सम्मान से चित्रित किया। वे मानते थे कि मनुष्य चाहे जितना भी गिर जाए उसके भीतर पुनः उठने की क्षमता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने नारी को सतीत्व की पारंपरिक परिभाषा से मुक्त कर एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी स्त्री विमर्श के संदर्भ में या स्त्री अस्मिता के संदर्भ में, नारी अस्मिता के संदर्भ में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का विशेष योगदान रहा है। आगे बढ़ें तो शरतचंद्र की भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली थी। उन्होंने बंगाली जनजीवन की आत्मा को अपने लेखन में जीवंत किया। उनकी भाषा में बाइबल जैसी गंभीरता और गहराई थी, जिसमें जीवन की तुच्छ घटनाएं भी गहरे अर्थ ग्रहण करती थीं। उनका साहित्य इतना सशक्त और आत्मीय था कि वह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में समान रूप से आदर और सम्मान के साथ में पढ़ा गया। तो आप देख सकते हैं कितना व्यापक और कितना समग्रता लिए हुए शरतचंद्र जी का साहित्य रहा है। अब अगर आप किसी के साहित्य की तुलना किसी धर्म ग्रंथ से कर देते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत विशाल उपाधि हो जाती है। तो यहाँ पर बाइबल से इनकी भाषा की तुलना की गई है कि बाइबल की भांति उसमें गंभीरता और गहराई छिपी हुई है। किसमें? शरतचंद्र जी की भाषा शैली में। आगे बढ़ें तो राजनीतिक दृष्टि में भी शरतचंद्र सजग और उत्तरदायी लेखक थे। यानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो मनाया वो लिख दिया, जो लिखा है उसके उत्तरदायी भी हैं, उस बात को ताल ठोक कर स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा लिखा है और मैं अपने लेखन के समर्थ में खड़ा हूँ। निरंतर मैं अपने लेखन के समर्थ में, मैंने अगर नारी अस्मिता की आवाज़ उठाई है तो मैं सिर्फ लिखने भर के लिए मैंने नहीं लिखा है, मैं उस बात पर अड़िग खड़ा हूँ। नारी अस्मिता के, नारी अधिकारों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि उत्तरदायी लेखक से क्या तात्पर्य निकलकर सामने आ रहा है। वे मानते थे कि एक लेखक का कर्तव्य केवल लेखन तक सीमित नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी उत्तरदायित्व निभाना है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपना समर्थन रचनात्मक रूप से प्रकट किया। किसके प्रति? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण या महती भूमिका रही। और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध, ये ऊपर भी बात हो चुकी है किस तरह से ये एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में कार्यरत निरंतर बने रहे, अपनी कलम को हथियार बनाया। आगे बढ़े तो आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने न केवल इनके यानी शरतचंद्र के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारधारा, संघर्ष और संवेदना को भी बड़ी आत्मीयता के साथ में पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शरतचंद्र जैसे रहस्यमयी और जटिल व्यक्ति की जीवनी लिखना आसान कार्य नहीं है। तभी किसी व्यक्ति की जीवनी लिखने में, तथ्यों को जुटाने में, प्रमाणों को जुटाने में अगर आपको 14 वर्ष का समय लग गया तो आप खुद ये बात समझ सकते हैं कि आसान कार्य नहीं था शरतचंद्र जी जैसे रहस्यमयी व्यक्ति के संदर्भ में लिखना, जो व्यक्ति अपनी बातें साझा नहीं करता है, ओपनली चीज़ों को नहीं बोलता है या उस पर स्वयं पर जो लांछन लगे उनको वो क्लैरिफाई नहीं करता है स्वयं। तो जाहिर सी बात है उसके संदर्भ में तथ्य जुटाना जो प्रमाणिक हों वो काफ़ी मेहनत का कार्य है, जिसके लिए उन्हें 14 वर्ष लग गए थे। तो ये कार्य आसान नहीं था क्योंकि उनके जीवन में तथ्य कम, किंवदंतियाँ अधिक थीं। जाहिर सी बात है वो चीज़ों को क्लैरिफाई अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो उसके संदर्भ में समाज में विभिन्न रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ और किंवदंतियाँ या जो लोग अपने आप से मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं वो फैल जाती हैं। फिर भी उन्होंने बड़े धैर्य, परिश्रम और निष्पक्ष दृष्टि से यह कार्य संपन्न किया।
किसने? विष्णु प्रभाकर ने। उन्होंने उन सभी लोगों से मुलाकात की जिनका किसी न किसी रूप में शरत चंद्र से संबंध रहा, उन स्थानों की यात्रा की जहाँ वे रहे और उनकी रचनाओं तथा पत्रों का गहन अध्ययन किया। जाहिर सी बात है, जब जीवनी लिख रहे हैं तो वहाँ कोई कल्पना का पुट नहीं हो सकता है, वहाँ जो है तथ्य प्रमाणिक होने चाहिए। अब तथ्य प्रमाणिक कैसे होंगे? आप घर बैठे तो ये चीज़ें संभव है नहीं, जाहिर सी बात है आपको उसके लिए यात्रा आदि करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो उस व्यक्ति से परिचित हैं, उस व्यक्ति के आत्मीयता से उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, या उस व्यक्ति के परिवारी जन हैं, उस व्यक्ति के दोस्त हैं, मित्र हैं, उसके साथ बैठते उठते हैं, तो आप चीज़ों को प्रामाणिकता के साथ में प्रस्तुत कर पाएंगे पाठक के समक्ष, जो कि जीवनी की एक आवश्यकता भी है और जीवनी की एक प्रवृत्ति भी है। आगे बढ़ें तो यह जीवनी साहित्यिक रूप से उतनी ही प्रभावशाली है जितनी भावात्मक और विचारपूर्ण। यह पाठक को केवल सूचना नहीं देती बल्कि एक संवेदनशील और विद्रोही आत्मा से साक्षात्कार करवाती है। अब संवेदनशील और विद्रोही आत्मा किसकी बात हो रही है? शरत चंद्र जी की बात हो रही है। शरत चंद्र को आवारा कहे जाने वाले उस किशोर से लेकर मसीहा माने जाने वाले लेखक तक का सफ़र दिखाने वाली यह कृति हिंदी जीवनी साहित्य में एक मील का पत्थर है। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि महानता केवल उपलब्धियों में नहीं है बल्कि संघर्ष, संवेदना और समाज के लिए समर्पण में निहित है। अब बात करूं जो इसका शीर्षक दिया गया आवारा मसीहा। आवारा मसीहा से क्या तात्पर्य निकलता है? जैसे कि बात हुई कि अफीम का सेवन करते थे, नशे आदि में धुत थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब प्रौढ़ावस्था यानी प्रौढ़ हुए, वो युवावस्था तक पहुँचे, तो अपनी जो वो आदतें थीं उन्हें पीछे छोड़कर एक मसीहा के रूप में कार्यरत रहे निरंतर अपने जीवन भर। कौन? शरत चंद्र जी। इस कारण इनकी जीवनी का जो शीर्षक रखा गया है आवारा मसीहा। तो देख सकते हैं शीर्षक की सार्थकता कैसे यहाँ पर सिद्ध हो रही है, क्योंकि कोई भी जब रचना होती है किसी भी विधा की, तो उसका जो शीर्षक है कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है, इस बात से हमें लेखक की जो लिखने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है, वो पता चल जाती है, जो कि यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी की पता चल रही है कि कितना प्रभावशाली लेखन है विष्णु प्रभाकर जी का। तो ये तो बात हुई सारांश की। तो सारांश इसका मैंने आपको बता दिया है, प्रतिपाद्य इसको आप कह सकते हैं, वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बात होगी इस आवारा मसीहा जीवनी का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, एक समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में तथ्यों को बिंदुगत तरीके से समझेंगे। तो आई होप अभी आपको चीज़ों को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, एक स्टोरी लाइन आपको पता चल गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि किसी भी सारांश को कैसे लिखते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, या फिर कह लीजिए जो दूसरा वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित चैनल पर अपलोड किया जाएगा, उसमें विस्तार से बात होगी इसके विश्लेषण पर, मूल्यांकन पर, या कह लीजिए इसकी समीक्षा पर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो को यहीं बैंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।